अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल यूसुफ और अभी हम कारपोरल की इंग्लिश को कंप्लीट समझेंगे कि वो कितने नंबर की आती है और जो पेपर आता है उसके लिए हमने कौन कौन सी बुक्स लेनी है और बुक्स में से कहां से पेपर को पूरी तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 10 नंबर का पेपर होता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपने कोई बुक और नहीं लेनी, सिर्फ 9th और 10th के जो पायलट हैं A1 वो आपने लेने हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि पेपर में कहाँ कहाँ से कितने सवाल आते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग आते हैं 2 नंबर के, जो आपको 9th और 10th का जो A1 है उसके मैंने 7 पेज नंबर लिख दिए हैं। 268 पेज नंबर पे आपको करेक्ट स्पेलिंग मिलेंगे और 10th क्लास के 417 पेज नंबर पे आपको करेक्ट स्पेलिंग मिलेंगे। उसके बाद एक्टिव और पैसिव 1 नंबर के आएंगे जो कि 9th क्लास के पेज नंबर 724 पे आपको मिलेंगे। प्रेपोजिशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की आती हैं, कभी 5 की भी आ जाती हैं, तो वो आपको 10th क्लास के पेज नंबर 435 से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सैनोनिम और एंटोनिम है, वो आपको 10th क्लास के पेज नंबर 447 से मिलेंगे। और एंड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 नंबर के आते हैं जो आपको 10th क्लास के पेज नंबर 593 से मिलेंगे। और बेटा आपको एक बात बता दूं कि आप जितनी भी तैयारी करते हो, मतलब एक जो पेपर मैट्रिक बेस से आता है तो मैट्रिक की बुक से होता है, जो ग्रामर का लेवल होता है उसी हिसाब से वो रखते हैं। तो हम अपना फालतू टाइम फालतू चीज़ों में गुजार देते हैं। तो आप अगर 2016 से लेके 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सब उठा के देख लें, सब के सब पेपर जो आए हैं वो 9th और 10th की बुक से आए हैं और हम बिला वजह अपना टाइम फजूल चीज़ों में ज़ाया करते हैं। तो अभी हम इन सब चीज़ों को बारी बारी समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें याद करने वाली हैं मैंने आपको बता दिया। आपने इसमें करेक्ट स्पेलिंग और प्रेपोजिशन जो है वो याद करनी है। प्रेपोजिशन मैं मजीद आपको समझा दूंगा, बाकी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो मैं आपको, और पार्ट ऑफ स्पीच वो मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी हम एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपके पास 9th क्लास का पायलट है तो आप उसका पेज नंबर 728 खोल रहे हैं, वहाँ से हम टेंसेस वाइज बारी बारी सब एक्टिव पैसिव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका हमारे पास पहला सेंटेंस है कि ही लव्स हिज सन। आपने बेटा ये याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, उसके बाद वर्ब होती है जो काम हो रहा होता है, और एंड पे ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा होता है। तो जब भी आप पैसिव बनाएंगे, जितने भी एक्टिव पैसिव हैं, ठीक है, सब में एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आप बाय लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। जितने भी एक्टिव पैसिव हम करेंगे उन सब में यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ इसमें हम चेंज टेंसेस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को करते जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो आइए अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सन। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वो लगेंगे इज, एम और आर। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए और ये आई के लिए। तो हिज सन हमारे पास क्या है? ये सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। तो लव की थर्ड फॉर्म आएगी लव्ड। हिज सन इज लव्ड, आगे आ जाएगा बाय और आगे आ जाएगा सब्जेक्ट को हम हिम में तब्दील कर देंगे। तो जितने भी हमने एक्टिव से पैसिव बनाने हैं उसी में सिर्फ ये ही फार्मूला इस्तेमाल होना है कि पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो टेंसेस के हिसाब से चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है शी बॉट अ बुक, ठीक है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने समझा था कि हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय आएगा और फिर
सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेना। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप बुक। अच्छा, आपने ये याद रखना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो दोनों के कंटिन्यूस टेंस के लगेंगे। जैसे मतलब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो लगेंगे वाज और वर, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, अब बुक, अभी ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाज। अभी बॉट की थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। आगे हमारे पास आ जाएगा बाय और आगे हमारे पास आ जाएगा शी का हर। तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा। पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर हमने थर्ड फॉर्म को लिखा, फिर हमने बाय को लिखा और फिर हमने सब्जेक्ट को लिखा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमने फार्मूला क्या लगाना है, पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म को लिखना है, फिर बाय को लिखना है और फिर हमने सब्जेक्ट को लिखना है। तो सबसे पहले बेटा आप ये ज़हन में रखोगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। ठीक है, तो इसके विल बी और शैल बी होंगे हेल्पिंग वर्ब, आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ हमारा क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको पुट करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ हाउस। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से हमारा क्या आएगा, विल बी। अ हाउस विल बी। आगे हमें सेल की थर्ड फॉर्म आएगी सोल्ड बाय हर। ठीक है, तो आपने सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में ये याद रखना है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपने सिर्फ जो चीज़ें याद रखनी है वो हेल्पिंग वर्ब में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब है ना सारे, वो उनके कंटिन्यूस में होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले लगेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं वो पास्ट कंटिन्यूस के लगेंगे। उसके बाद जो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लगेंगे। इसी तरह अभी हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो एक बात आपने याद रखनी है, जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, ठीक है, उनको जब पैसिव बनाना है तो उसमें सिर्फ बीइंग को हमने चेंज करना है। अभी हम क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लेना है कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, पासिव बनाने होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इसी के साथ अभी हम करते हैं, ये सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये वर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा आवर ड्यूटी। तो जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा। ठीक, आवर ड्यूटी इज। आगे आपने सिर्फ जो आईएनजी वाले हैं, मतलब जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें बीइंग ऐड कर देना, इज बीइंग डन। आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय, आगे प्लस बाय आ जाएगा अस। ठीक है, तो आपने सिंपल इसमें जितने भी बीइंग के फिक्रे हैं उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब सेम रखने हैं और उसके साथ आपने क्या कर देना है, बीइंग को ऐड कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने भी हैं इंडेफिनिट टेंस, उनमें जो कंटिन्यूस के हैं वो हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे, और जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उनमें सिर्फ आईएनजी की जगह पे आपने बीइंग लगा देना है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं करनी। जिस तरह ये है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फुटबॉल was being played by him। इसमें हमने सिंपल चेंजिंग क्या करनी है, बीइंग की करनी है। तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उनमें हमने सिर्फ आईएनजी की जगह बीइंग रखना है, बाकी सारे टेंसेस में यही फार्मूला लगना है। इसी तरह अभी हमारे पास आ जाते हैं परफेक्ट टेंस। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो हम अपना फार्मूला लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा थर्ड फॉर्म जमा बाय
जमा सब्जेक्ट। तो जितने भी आपको बताया एक्टिव से हम पैसिव बना रहे हैं उनमें हम एक ही फार्मूला लगा रहे हैं। तो बेटा जैसे बहुत ही आसान है एक्टिव पैसिव। इंडेफिनेट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कंटिन्यूस वाले लगाने हैं, जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उनमें बीइंग लगा देना, और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें हमने सिर्फ बीइंग को ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ बीइंग को ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास आएगा अ हाउस हैज बीन बॉट बाय मी, इसमें हमने जस्ट बीन ऐड करते जाना है, ठीक है। इसी तरह अभी हम इसको समझेंगे, आई हैड बॉट अ हाउस, तो इसको हम लिख लेंगे अ हाउस हैड बीन बॉट बाय मी। तो अभी एक मैं आपको चार्ट समझाने जा रहा हूं। जैसे हमने टेंसेस का एक चार्ट समझा था जिसमें हम सारी चीज़ें एक ही चार्ट में समझ रहे थे, इसी तरह अभी आपको एक मैं चार्ट समझाने वाला हूं जिसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अगर वो हमें याद है तो बाकी तो हमें पता है कि हमारा सिंपल ये वाला ही फार्मूला लगे। अभी हम सिर्फ एक्टिव पैसिव का एक चार्ट बना के अपने माइंड में रखेंगे जिससे कि हमें पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब याद रहें, क्योंकि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब याद होंगे तो हम आसानी से एक्टिव पैसिव कर सकते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब में वो कंटिन्यूस वाले लगते हैं। इंडेफिनेट में कौन से लगते हैं? इज, एम और आर। इसमें लगते हैं वाज और वर, और इसमें लगते हैं विल बी और शैल बी, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूस टेंस जितने हैं इन सब में बीइंग लग जाना है, बाकी सेम रहेगा, और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं इनमें बीइंग लग जाना है, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा थर्ड फॉर्म जमा बाय और जमा सब्जेक्ट। तो इसमें बेटा आपने याद सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रखना है, बाकी सारे का जो सारा होगा वो इस फार्मूले के तहत आपने चेंज करते जाना है। तो इससे हमारे जितने भी एक्टिव पैसिव हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। आगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन का पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई और वी है, सेकंड पर्सन हमारे पास यू है, थर्ड पर्सन हमारे पास ही शी और इट है। आगे इनके पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास लिखे हैं, जैसे आई का आई माई मी है, और उसके बाद वी का वी और अस है, यू का यू और यू है, हीज हिम। और इसमें फार्मूला इस्तेमाल जो होगा वो सन का होगा, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी हम इसका इस्तेमाल एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे और हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, शी सेज आई टेक टी। तो इसमें हम ये देखेंगे, शी सेज, कॉमे हटाने के लिए हम डैट लिख देंगे, ठीक है। अभी आपने मुझे ये बताना है कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी जो हैं वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन हमारे पास जो है वो ही शी, ठीक है। तो अभी देखें तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, यही फार्मूला है सन का, ठीक है। इसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, जैसे आई अभी ही के साथ चेंज हो जाएगा, ही सेज दैट ही टेक्स टी, ठीक है। इसी तरह आगे हम आई से टू हर को, आई से टू को हम टेल में चेंज करेंगे, आई टेल हर, कॉमे हटाने के लिए हम लिखेंगे दैट। अभी यू हमारे पास क्या है? सेकंड पर्सन, तो सेकंड किसके साथ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो हर को हम किस में चेंज करेंगे? शी इज एट फॉल्ट, ठीक हो गया। इसी तरह आगे हम थर्ड करेंगे कि शी से टू को हम टेल में चेंज कर लेंगे, शी टेल मी दैट। अभी ही जो है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का मतलब है नो चेंज, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे फार्मूले के मुताबिक, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन को हम नो चेंज। ठीक हो गया। इसी तरह ये सन का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो अभी ये थर्ड पर्सन है तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे, ही इज़ आ गुड बॉय। नेक्स्ट हमारे पास सेड टू वाले सेंटेंस आएंगे। तो सेड टू वाले सेंटेंस हल करने से पहले हम चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस इस तरह होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ चेंज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ठीक है, ये आप लिख लें, जब मैं आपको आगे सेंटेंस करवाऊंगा फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। इसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के साथ चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ चेंज करेंगे और पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। इस तरह विल और शेल को हम सिंपली चेंज कर देंगे वुड और शुड में। अभी हम सेड टू वाले सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th क्लास का जो A1 पायलट है उसका पेज नंबर 596 पे दिए गए हैं। अगर आप तैयार करना चाहें तो वहाँ से कंप्लीट तैयार कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास पहला सेंटेंस है कि ही सेड टू मी आई राइट आ लेटर। ठीक है, पहले तो हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी, और इस कॉमे हटाने के लिए हम दैट लिख देंगे। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, तो ये इसके साथ चेंज हो जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको जो पीछे चार्ट समझाया उसके मुताबिक जो टेंस आगे आ रहा है आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अभी हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो ये आ जाएगा ही रोट अ लेटर। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट को करेंगे, ही सेड टू को हम बना देंगे टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके साथ चेंज होगा, ही के साथ। अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको हम चेंज कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, ही वाज रीडिंग अ लेटर। तो इसी तरह जो चार्ट समझाया था, सेड टू वाले जितने भी सेंटेंस आएंगे उनको आपने उस चार्ट के मुताबिक टेंसेस को चेंज करते जाना। अभी हम सवालिया फिक्रे करने जा रहे हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनमें जो सवालिया होते हैं इनमें बेटा हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड हिम। अभी जो सवालिया फिक्रे हैं उनमें हमने कॉमे को ख़त्म करने के लिए डैट नहीं लगाना। ठीक है, उनमें हम सिंपल व्हाट ही लगा देंगे। ठीक है, तो आगे हम इनमें भी टेंसेस की जो चेंजिंग है उसी हिसाब से करेंगे। आगे टेंस है व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम इसको किसके साथ चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूस के टेंस व्हाट। और पहले हम इस पर्सन को चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है, दोबारा से समझ लें, जब हम सवालिया फिक्रे बनाते हैं तो सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्सन को हम फार्मूले के मुताबिक सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर लेंगे, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, और जो टेंस है जो हमने पीछे पढ़ लिए उसके हिसाब से हम चेंज करते जाएंगे। आगे हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ हुक्म दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम सेड टू को जस्ट चेंज कर देंगे ऑर्डर में। इसमें बेटा जब सवालिया थे तो हमने आस्क्ड में कर दिया, जब कोई हुक्म दे रहा है तो हम ऑर्डर में कर देंगे, ही ऑर्डर्ड द पियन। इसमें कॉमे हटाने के लिए हम सिर्फ टू लिखेंगे, टू रिंग द बेल। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ सेड टू को ऑर्डर में चेंज किया है, द पियन, और कॉमे हटाने के लिए हमने सिर्फ टू लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह हमने पीछे जब किया था तो सवालिया में हमने कॉमे हटाने के लिए कुछ नहीं लिखा था, उससे पहले हम दैट लिखते थे। ही प्रेड फॉर मी, कॉमे हटाने के लिए दैट। अभी यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो ये चेंज किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। आई और मे को हम चेंज करेंगे माइट में, आई माइट सक्सीड।
अभी हम लास्ट पे पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पेशली एएसआई के लिए, जो सबसे ज़्यादा पेपरों में आते हैं। कि ही सेड हुर्रा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज़। ठीक है, तो इसमें बेटा हमने क्या करना है, हमने इसमें ये देखना है कि वो इजहार खुशी का कर रहा है या गमी का कर रहा है। अभी वो खुशी का इजहार कर रहा है तो हमने क्या देना है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमे हटाने के लिए दैट। अभी आई फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, तो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा ही। और अभी देखें कि ये टेंस कौन सा, आई हैव वन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। तो इसी तरह हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हुए। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले नोन पढ़ेंगे। ठीक है, और नोन एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे। तो नोन बेटा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है हम उनको नोन कहते हैं। ठीक है, आगे हम उनकी टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले आता है कॉमन नोन। तो कॉमन नोन वो नोन होते हैं, मतलब आम नाम होते हैं, मतलब एक ऐसा नाम जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सके। जैसे बॉय है तो बॉय मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह गर्ल है, स्कूल है, तो ये स्कूल किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर नोन जो है वो खास नाम है, जैसे अली है, नजमा है, हिरन मीनार है, तो ये खास नाम है, ये किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो पेपर में इस तरह सवाल आएगा कि जो हिरन मीनार है ये ग्रामर की रूह से क्या है, तो आपने बताना है कि ये प्रॉपर नोन है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। सब आगे कलेक्टिव नोन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैक्सिमम मैंने सवाल देखे हैं पास्ट पेपर में से। तो इसमें आर्मी, पुलिस इसमों की जमात को कहते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इसमों को मिला के बनती है। जैसे पुलिस है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, एएसएफ है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, इस तरह आर्मी है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और हम लास्ट पे समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नोन को, जो कि फीलिंग होती है, जिन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिस तरह लव है, एंगर है, हेट है। तो ये सब चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्टिव नोन में। पार्ट ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनोन। प्रोनोन वो होते हैं जो नोन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें बेटा ये है कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच में उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, या मैं आपको शॉर्ट चीज़ें वही बता रहा हूँ जो आपके काम की हैं। तो मैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझाऊंगा जो कि एएसएफ के कारपोरल के पेपर में आनी है। जब हम एएसआई की तैयारी करेंगे तो तब हम इन सब चीज़ों को ब्रीफली समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट इन चीज़ों की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो प्रोनोन जो नोन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट को हम प्रोनोन बोलते हैं। इसी तरह जो वर्ब होता है वो फेल, काम को बोलते हैं। ठीक है, जो कि सेंटेंस में काम हो रहा होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, आगे एडजेक्टिव जो है ये इंपॉर्टेंट है। किसी की खूबी या खामी जो होती है वो दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर में किस तरह सवाल आते हैं, 2019 में एडजेक्टिव में से क्वेश्चन आया था कि इंटेलिजेंट बॉय जो है वो ग्रामर की रूह से क्या है, तो उसका आंसर था एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की खूबी या खामी बयान करते हैं, जैसे इंटेलिजेंट बॉय, गुड बॉय। ठीक है, बैड बॉय, खूबी या खामी को बयान करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अभी हम देखें तो एड वर्ब आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये नाम से ही वाज़ेह है, एड वर्ब जो वर्ब के मानों में इजाफा करता है, मतलब दे रन स्लोली। ठीक है, वो आराम से दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसने वर्ब के मानों में थोड़ा सा इजाफा कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ आगे आ जाता है कंजंक्शन। ठीक है, जो दो जुमलों को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कंजंक्शन के बारे में शायद आपने सुना होगा कि जो रेलगाड़ी है उसमें लगे होते हैं कंजंक्शन, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल है गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू स्कूल। तो इसमें जो एंड है ये कंजंक्शन है। तो इसी तरह एंड, बट, आर, सो, तो ये जो सारे हैं ये कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में हम समझेंगे। इंटरजेक्शन जब हम अपने जज्बात जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम खुशी में या खामी में कहते हैं उफ,
आलास, हुर्रा, तो ऐसे। और इसकी सबसे बड़ी इसको पहचान ये होती है कि इसके एंड पे ये साइन होता है, ठीक है, इंटरजेक्शन के आगे। तो इसको इसी तरह हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट समझ लिया। पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो कॉर्पोरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं वो प्रेपोजिशन में से आते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम टू का इस्तेमाल समझेंगे। टू का मतलब होता है की तरफ, जब हम कोई डायरेक्शन बता रहे होते हैं, ठीक है, मतलब किसी की तरफ कोई जा रहा होता है। मतलब आई एम गोइंग टू वर्ड दुबई, तो मैं एक सिमत बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। और जब हम किसी साइड से आ रहे होते हैं, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई, दुबई से आ रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ओवर का इस्तेमाल तब होगा जब कोई चीज़ हमारे ऊपर से जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक, इसमें जो परिंदे हैं वो लेक के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से जा रही होती है। इसी तरह ऑन का जो इस्तेमाल है वो सतह पर पड़ी हुई चीज़ के लिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो किताब है वो टेबल पर पड़ी है, तो एक सतह को यहाँ पे शो कर रही है। इसी तरह हम इनका इस्तेमाल समझेंगे, ठीक है। इन में होता है कि जब मैं किसी रूम में बैठा हूँ, जब मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, ठीक है, आई एम इन द रूम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर का इस्तेमाल। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। वी वेंट टू द पार्क आफ्टर लंच, के बाद का, जब भी हम किसी काम को किसी के बाद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरिंग, के दौरान, ठीक है, मतलब वी विल मीट ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, किसी काम के दौरान जब हम कोई काम करते हैं। अभी नेक्स्ट हम एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। हमें टेंसेस की पहचान होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है, या जो टेंस का हम सेंटेंस बनाते हैं वो किस तरह बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहचान को समझते हैं कि जो टेंसेस बनाए गए हैं दरअसल, तो इनको किस तरह तरतीब दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक ये आदमी है, इसका नाम है असलम, तो हम इसकी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो इसकी ना कुछ रूटीन्स होंगी, ठीक है, कुछ रूटीन्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, स्कूल जाता है डेली, उसके बाद खाना खाता है, उसके बाद कोई भी हम ले लेते हैं, खेलने जाता है। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ रूटीन्स होती हैं, ठीक है, लाइफ की। तो अभी हम इस रूटीन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। असलम की पहली रूटीन है कि वो स्कूल जाता है, ठीक है। अभी वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है, ठीक है। और जाते जाते वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। और वो कितने अरसे से स्कूल जा रहा है। तो इसमें बेटा हम ये समझेंगे कि ये हर इंसान की कोई ना कोई रूटीन होती है, ठीक है। और उस रूटीन को जो एक साइकिल चलता है उसी को हम टेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल असलम स्कूल जाता है, ये उसकी रूटीन है, उसने अपनी रूटीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो स्कूल जाना शुरू हो गया। जो रूटीन होती है इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट। जो हर इंसान की रूटीन होती है या हर वो काम जो हम रूटीन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जा रहा है, इसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं, मतलब जारी है। एक रूटीन पे काम जारी हो गया, एक हमने एक्शन जो है उसको करना स्टार्ट कर दिया और इधर हमने मुकम्मल कर लिया है। वहां उसकी रूटीन थी कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाना शुरू हुआ, रास्ते पे निकल गया और स्कूल पहुंच गया, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और कितने अरसे से स्कूल जा रहा है, मतलब उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बेटा इस तरह टेंसेस को तरतीब दिया जाता है जब कोई एक एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। कि असलम की रूटीन थी कि वो स्कूल जाता है, उसने स्कूल वो निकल पड़ा, ठीक है, और वो स्कूल पहुंच गया और एंड पे वो बता रहा है कि कितने अरसे से स्कूल जा रहा है,
ठीक है। इसी तरह वो खाना खाता था, उसने खाना शुरू कर दिया, ठीक है, सॉरी, खाना खा रहा है और खाना खा चुका है, ठीक है। और कितने अरसे से खाना खा रहा है जी? 20 साल से खाना खा रहा है। तो इस तरह हम टेंसेस की पहचान को समझते हैं। अगर ये उसकी रूटीन जो पीछे गुजरती जा रही है वो पास्ट में जाती जा रही है और जो नेक्स्ट आएगी वो फ्यूचर में जाएगी। तो आई होप अभी आप टेंसेस की पहचान को समझ गए होंगे कि एक रूटीन पे किस तरह हम एक साइकिल को चलाते हैं। एक रूटीन मतलब जो इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनकी आपको ये समझ आ गई कि ये 4 हिस्से क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है। तो ये एक जो एक्शन होता है उसको इस तरह कंप्लीट करते हैं कि काम जो उसकी रूटीन थी उसने उस पे काम करना शुरू कर दिया, फिर उसने काम मुकम्मल कर लिया और वो इस पे कितने अरसे से काम कर रहा है। तो ये टेंसेस की थी पहचान। अभी हम इसमें सेंटेंस बनाने के तरीके समझ, तो अभी हमने पहचान समझ ली। अभी हम एक ही चार्ट में जितने भी टेंसेस हैं सबको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेफिनेट जो है, ठीक है, तो इंडेफिनेट अगर जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगर जाता था तो पास्ट इंडेफिनेट है, अगर जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगते हैं, और जो इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट है इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। इसी तरह अगर जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर जा रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूस है, अगर जाएगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस है। और इन तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। इनके अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इज़, एम और आर है। इज़ सिंगुलर के साथ है, एम आई के साथ है और आर प्लूरल के साथ है। इसी तरह इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज और वर हैं, ठीक है। वाज सिंगुलर के साथ है और ये प्लूरल के साथ है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो उसके विल बी और शेल बी हैं। आई और वुई के साथ शेल भी लगता है और बाकी सब के साथ विल भी लगता है। इसी तरह जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें थर्ड फॉर्म लगेगी। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। इसका हैज़ और हैव है, एक सिंगुलर के साथ है और एक प्लूरल के साथ है। और इसी तरह जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका जो है वुड हैव है और शुड हैव है, ठीक है। तो बाकी सिंस और फार का हम इस्तेमाल समझेंगे। तो सिंस जो नेम ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जो फार है वो काउंटिंग ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर सिर्फ बात हो रही है कि ना वो 1970 से ये काम कर रहा है तो उसके साथ सिंस लगेगा। जब हमें वक्त की मिकदार का पता होगा ना कि 4 दिन से 4 साल से, तो उसके साथ फार लगेगा। ये चार्ट बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको टेंसेस की पहचान हो, हेल्पिंग वर्ब की पहचान हो, ठीक है, और उसके बाद आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है वो पहचानो, ठीक है। और इससे फिर हमें एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में आसानी होगी।